हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सबसे सरल और सबसे आसान और सटीक भाषा में जानने वाले हैं कि हम कौन सी चीज़ें किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि धमनी से क्या अर्थ है। तो धमनी क्या होती है। हमारे शरीर में एक शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। तो एक मतलब कोई चीज़ तो चाहिए ना हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाए, फिर हृदय तक ले जाए, और हमारे शुद्ध रक्त को फेफड़ों मतलब हृदय से और पूरे शरीर में ले जाए। तो क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है उसको क्या करती हैं, वो धमनी ले जाती है जो पूरे शरीर में फैलाने के लिए। तो कैसे याद करेंगे धमनी का काम, धमनी से आशय, धमनी से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न का उत्तर ये है कि धमनी जो होती है वो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाकर फैलाती है। मतलब सारी जितने भी नसें होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, सब में ये क्या करता है, ये धमनी द्वारा ही सारे शरीर में रक्त का प्रवाह किया जाता है। आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ये क्या है, ये धमनी है। ये 1, 2, 3, इसमें धमनी में 3 अक्षर है। और क्या है ये, इसका काम क्या है, ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो मतलब इसमें आधा है लेकिन फिर भी 3 है ना। और इसमें भी ध है और इसमें भी ध है। धमनी भी ध और शुद्ध में भी ध। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें धमनी आएगा उसमें शुद्ध रक्त होगा, और एक होता है सिरा जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। मतलब धमनी शब्द बड़ा है और शुद्ध शब्द थोड़ा छोटा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसमें भी ध है और इसमें भी ध है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अशुद्ध में भी तो ध होगा, तो इसीलिए थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला रहेगा। इसलिए ऐसे याद कर लेंगे कि धमनी बड़ी होती है और इसमें पाया जाने वाला जो शुद्ध होता है, रक्त होता है, वो शुद्ध वो थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसे आप लोग करके याद कर लेना। और जो सिरा होता है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। सिरा क्या होता है, सिरा 2 शब्द होते हैं और अशुद्ध में 3 शब्द होते हैं। मतलब जिसका शब्द बड़ा होगा उसमें छोटे रक्त होंगे, जो रक्त होंगे मतलब अशुद्ध होगा। और जो धमनी है में 3 अक्षर है तो इसमें शुद्ध होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय के मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? तो हृदय के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। लेकिन दोनों जो है वो 2-2 होते हैं। एक दाहिने साइड होता है, एक बाएँ साइड होता है। जैसे एक निलय हो गया तो दाहिने साइड भी रहेगा और बाएँ साइड भी रहेगा। जिसको दायाँ अलिंद, दायाँ निलय, फिर दूसरा होगा अलिंद, जिसको दायाँ अलिंद, दायाँ निलय, फिर बायाँ अलिंद और बायाँ निलय। ठीक है? आप लोग याद कर लेना इतना। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आप लोग 72 बार सुने हो? आप लोग 72 में और 15 से 18 में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि जो 72 बार होता है वो हमारे दिल की धड़कन होती है। मतलब हमारा दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जो हम सांस लेते हैं वो 1 मिनट में 15 से 18 बार ही लेते हैं। तो आप लोग सांस की काउंटिंग अलग होती है, 15 से 18 बार होती है, और जो हमारे दिल की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। तो आप लोग इसमें भी कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि नाक में बाल क्यों होते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि नाक में छोटे-छोटे बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम कहीं आते-जाते हैं, जो धूल-मिट्टी होती है, उड़ती है, जितनी जो उसमें जो भी अ, मतलब बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऐसी कोई धूल कणिकाएँ होती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन हमारे साँस के थ्रू मतलब जब हम साँस लेते हैं तो हमारे शरीर में अंदर चली जाती हैं, नाक में चली जाती हैं। लेकिन अगर जो छोटे-छोटे बाल हैं उसमें जो कणिकाएँ होती हैं छोटी-छोटी धूल मिट्टी की, वो जाके फँस जाती हैं उसी बाल में, जिससे वो शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। जब हमारे शरीर में नहीं जाएँगे तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, इसीलिए हमारे नाक में बाल होते हैं। ठीक है? फिर हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ग्रंथियाँ हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती हैं, एक नलिका युक्त होती हैं और दूसरा नलिका विहीन होती हैं। नलिका युक्त मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिकाएँ पाई जाती हों, उसके मतलब कोई भी ग्रंथि है उसमें कुछ न कुछ तो स्राव होगा ही हार्मोन्स का। तो क्या होगा, जो हार्मोन्स हैं नलिका युक्त ग्रंथियों में नलिका के द्वारा ही स्राव होंगे पूरे शरीर में जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी। और नलिका विहीन ग्रंथियाँ जिसमें डायरेक्ट हार्मोन्स का स्राव होता है उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक? जिसमें नलिका नहीं पाई जाती है उसको नलिका विहीन, और एक होती है जिसमें नलिका पाई जाती है। ग्रंथियाँ 2 प्रकार की हो गई। फिर हमारा अगला प्रश्न है
कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ कौन-कौन सी हैं? तो मान लो अगर नलिका युक्त है और नलिका विहीन है तो कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होंगी जिनमें नलिका होंगी, कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होंगी जिसमें नलिकाएँ नहीं होंगी। तो यही पूछा जा रहा है कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ कौन-सी हैं, मतलब ऐसे कौन से ग्रंथियाँ हैं जिसमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को पोषकाय ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका जो आकार होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है, मतलब ये देखने में सेम के बीज की तरह होता है और ये रहता कहाँ है, ये हमारा गर्दन जो होता है, हमारा पीछे का गर्दन, गर्दन से थोड़ा ऊपर, वो क्या है, गर्दन से थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको पीछे ही तो कहेंगे, सिर का पिछला भाग, तो ये वहीं पे पाया जाता है और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड हो गया, मतलब पीयूष के ग्रंथि के बाद भी ऐसी बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जो जिसका नियमन, जिस पे कंट्रोल पीयूष ग्रंथि द्वारा ही किया जाता है। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में बच्चे हो गए और एक टीचर हो गया, तो जो टीचर है क्या करता है, वो बच्चों के ऊपर कंट्रोल करता है, तो वैसे ही समझ लो जो ये पीयूष ग्रंथि है वो टीचर है, इसलिए उसको मास्टर कहा जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारी, मतलब उसके उससे छोटी और कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं जिसको वो कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक। फिर हमारी दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले हो गया पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है, सिर में, सिर के पिछले हिस्से में। फिर उसके नीचे आ जाइए आप लोग, फिर हमारे सिर के नीचे क्या पड़ता है, गर्दन, गला। तो गले में क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। एक हो गई पीयूष ग्रंथि, दूसरी हो गई थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गले में पाई जाती है। तो गले में जो स्वर यंत्र, मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है जिस नलिका से, उसी को कहते हैं स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र के नीचे पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन पाई जाती है। जो आयोडीन आप लोग सुने हो, आप लोग को तो इतना तो सुनेंगे, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी आयोडीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो गई तो बच्चे का विकास रुक जाता है, बच्चा जो है बौना हो जाता है और बच्चे का मतलब मस्तिष्क जो है वो अभी अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। जब शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास को ये प्रभावित करता है, कौन, आयोडीन। और आयोडीन मिलेगा कहाँ से, थायरॉक्सिन हार्मोन से। और थायरॉक्सिन हार्मोन पाया कहाँ जाता है, थायराइड ग्रंथि में। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर आप लोग सोचिए कि आप लोग के, एक तो हो गया सिर में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, फिर उसके नीचे गर्दन, गला, उसमें थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। फिर उसके नीचे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे क्या पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और ये थायराइड ग्रंथि क्या करता है, हमारे जैसे थायराइड थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता था, वैसे ही पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन निकलता है। और पैराथ हार्मोन हार्मोन करता क्या है, ये हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस, ये दोनों को बैलेंस करता है। और कैल्शियम फास्फोरस का काम क्या होता है, हमारे शरीर और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करना। सोचो अगर आपके शरीर में पैराथायराइड ग्रंथि पैराथ हार्मोन को नहीं रिलीज करेगी, इस हार्मोन को, तो क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब दोनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ेगा, दोनों में से कोई भी कम ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इससे हमारी हड्डियों पे असर पड़ेगा और हमारे दांत पे असर पड़ेगा। तो दांत पे असर पड़ेगा तो दोनों कमजोर होंगे, ठीक है। तो फिर जब दोनों हड्डियां कमजोर होंगी तो मांसपेशियों में ऐंठन होगा ही होगा। और जब मांसपेशियों की ऐंठन वाली जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, उसको क्या कहते हैं, टिटेनी। टिटेनी नाम का एक रोग होता है जिसमें मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है, जो पैराथ हार्मोन हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण, ठीक। तो नलिका विहीन ग्रंथियों में कौन सी हो गई, हमने 3 पढ़ा, एक पीयूष ग्रंथि पढ़ा जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, एक थायराइड ग्रंथि पढ़ा जिसमें आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। फिर हमने पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ा जिसमें हाथ पैर में ऐंठन होते हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन करता है। फिर हमारा चौथा है थाइमस ग्रंथि। ये क्या कहा जाता है, इसको ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, ट्रेनिंग सेंटर या इम्यूनिटी का स्कूल कहा जाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है,
उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। और जब इम्यूनिटी को जब मजबूत किया जाता है, वो कौन सा ग्रंथि होता है, वो थाइमस ग्रंथि होता है। और थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हमारे हृदय के ऊपर। और इसमें क्या होता है, इसमें थाइमोसिन हार्मोन बनता है। ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम। ये देखिए, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक। ये क्या करता है, हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। फिर हमारा अगला है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है, जैसे आप लोग इसको क्या कहते हैं, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ये हमारे शरीर में गुर्दों के ठीक ऊपर, चाहे गुर्दा कहिए, चाहे वृक्क कहिए, चाहे अंग्रेजी में आप लोग इसको किडनी कहिए, ये सारी चीजें एक ही हैं। ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी को वृक्क कहते हैं। ये देखिए, इसीलिए ये वृक्क के ऊपर कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, अधिवृक्क। एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इसको इमरजेंसी बटन भी कहा जाता है। इमरजेंसी बटन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपके घर में लाइट है, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को लाइट करंट मार रहा है, तो क्या करेंगे, हमारे घर में एक मेन स्विच होता है, इमरजेंसी वाला स्विच होता है, जिसको हम अगर ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, वो लाइट कट जाती है हमारे पूरे घर की। वैसे ही क्या होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, सिग्नल देती है हमारे मस्तिष्क में जो होते हैं, मतलब मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि हमें क्या करना है इमरजेंसी में। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, एक एड्रेनालिन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, मतलब एड्रिनल ग्रंथि से 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, और तीनों के काम भी अलग-अलग हैं। तो इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि है, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको फाइट का मतलब होता है लड़ना, और फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड़ना। मतलब एड्रेनालिन जो होता है हार्मोन, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप लोग को इससे पूछा जा सकता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, एड्रेनालिन जो होता है, इसको ही कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लो आप लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप लोग को सांप दिख गया, तो सांप दिख गया तो क्या होता है, हम तुरंत से फट से पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज हमें ऐसी दिखती है जिससे हमें डर लगता है, जो भयानक चीजें होती है जिससे हमें खतरा महसूस होता है, वो क्या होता है, ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है, ये हमारे ग्रंथि में तुरंत ये चीजें सिग्नल पैदा करता है कि यहाँ से तुरंत, मतलब ये तुरंत ही ये हार्मोन रिलीज होता है और हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और क्या करते हैं, अगर हमारे पैर के आसपास कोई भी चीज है तो हम तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। जैसे मान लो आग जल रहा है ना, आप लोग अपना हाथ आगे करेंगे तो क्या होगा, उसमें जलने का एहसास होगा। तो हम लोग अगर हम सोचेंगे, कोई चीजें सोचेंगे, तो क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, हमें क्षति भी हो सकती है, हमें हानि पहुंच सकती है। इसीलिए जो ये एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, ये इमरजेंसी हार्मोन भेजती है तुरंत। जैसे हाथ आप आगे करेंगे, जैसे हमें जलन का एहसास होगा, हम लोग अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये कितनी होती हैं, 5 प्रकार की, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये और सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। दूसरा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इससे क्या होता है, इससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन का संतुलन करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या करता है, हमारे हमारे शरीर में घेंघा नाम का रोग होता है। इस आयोडीन की कमी से घेंघा नाम की बीमारी होती है, और बच्चों में विकास, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। फिर हमारा अगला है पैराथायराइड। फिर हमारी अगली ग्रंथि है थाई क्या थाई, ये क्या होता है, थाइमस ग्रंथि। ये क्या करता है, हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है,
इसको मजबूत करता है। ठीक, 60 में समझ लीजिए। और ये हमारा 5वां जो है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? कार्टिसोल हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, और एक होता है एल्डोस्टेरॉल। इसमें 1, 2, 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और इसको क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो जैसे भी हम कोई चीज डर वाली देखते हैं, जिससे हमें डर लगता है, जो भयानक चीजें होती हैं, उससे क्या करता है, इसको जब भी हम वो चीजें देखते हैं तो हमारी ये एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रेनल को रिलीज करती हैं। और ये हार्मोन क्या करता है, ये तुरंत हमारे शरीर में तुरंत चेतावना देता है कि क्या क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है वो, और हम उस चीज से तुरंत बच जाते हैं। जैसे हम आग के पास हाथ लगाते हैं, जैसे हमें गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, वैसे ही हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमने अपनी भाषा में समझा दिया है, फिर आप लोग भी इसको समझ लेना। एक बार फिर से ये चीज देख लीजिए। नलिका विहीन ग्रंथियां मतलब जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, एक पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल। ठीक, आप लोग एक बार इतने भी रिवीजन कर लेंगे तो इतना पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे, चाहे विस्तृत उत्तरीय आए, चाहे लघु उत्तरीय आए, चाहे लघु उत्तरीय आए, चाहे जिस तरह से। ठीक है, तो आप लोग का इतना पूरा हो गया कंप्लीट। और आप लोग बताना आप कमेंट में आप लोग को क्लास कैसी लगी, और अगर जो भी चीजें ना समझ में आए तुरंत आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।